हेलो एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। आज ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो लॉ स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि जब हम नए नए लॉ में इंटर करते हैं, चाहे वो बी एल एल बी हो या एल एल बी हो, तो हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है कि आखिर हम इसको पढ़ेंगे कैसे। जो मान लीजिए एल एल बी जो कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो बी ए बी एस सी या फिर कुछ भी ग्रेजुएट होके ही आए होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे हम कुछ भी बुकलेट पढ़ करके या टेम्परेरी पढ़ाई करके हम कुछ भी ये कॉलेज ग्रेजुएशन ले लिए हैं, तो अब आगे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या बहुत हैवी पढ़ना पड़ेगा, बहुत मोटी मोटी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। और मैं अपने भी जो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वास्तव में जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उनको भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि क्या चीज़ें स्टूडेंट के लिए सही रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। तो आप लोगों के जो आप लोग अभी न्यू न्यू स्टूडेंट होंगे, लॉ स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा, तो कोई भी आइडिया नहीं होगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडमिशन लेने के बाद कि आप जो आपके सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट होंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ कि सबसे पहले आईपीसी जो हमारी सब्जेक्ट अब बीएनएस बन चुकी है, भारतीय न्याय संहिता, तो वो तो अब सभी लॉ स्टूडेंट के कहीं ना कहीं फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में दे ही देते हैं उसको, तो वो सबके में होगा। तो उसकी सबसे पहले हमें क्या खरीदना पड़ता है ना, बेयर एक्ट। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप एलएलबी इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि आपको एक एडवोकेट बनना है, आप तो वैसे भी एडवोकेट एआईबी का एग्ज़ाम एलएलबी के या बीएलएलबी के बाद निकालने के बाद बन ही जाएंगे। लेकिन भले आप एडवोकेसी करना चाहते हैं, या आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, या आप नेट के एग्ज़ाम निकाल के किसी लेक्चररशिप में जाना चाहते हैं, या एपीओ बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं लॉ में, तो आपको बेयर एक्ट लेनी ही पड़ेगी। आप अननेसेसरी इन मोटी मोटी बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें, और आप बेयर एक्ट ही लें। जैसे बेयर एक्ट क्या होता है, जब मैं लॉ में इंटर की थी ना फर्स्ट सेम में, तो कोई भी पता ही नहीं था कि बेयर एक्ट होती क्या है। तो बेयर एक्ट ऐसी होती है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उल्टी दिख रही होगी। तो ये जो हमारी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की बेयर एक्ट है, ये इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन की है। तो ऐसी ये मोटी पतली सी, बहुत ही पतली पतली होती हैं ये, ठीक है। और ये बेयर कॉपी होती है जो पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ है लॉ, ये वैसी ही पूरा का पूरा ये लॉ ही है इसमें, ठीक है। तो ये होती है लॉ, और इसकी ये होती है बेयर एक्ट। और इसकी जो बुक्स आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी पेजेस की होती हैं, और बेयर एक्ट ही पढ़ना पड़ता है हमें, चाहे हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी जैसे बुक्स लेना है, बुक्स की आइडिया अगर ना हो, तो वो सबसे पहले आप बेयर एक्ट लें, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लॉ के लिए। तो अभी जिस सेम में भी हैं आप, तो उस सेम में जो भी सब्जेक्ट है, देखिए जूरिस्प्रूडेंस का और मुस्लिम लॉ का और टॉर्ट का बेयर एक्ट नहीं आता है, उनकी बुक्स ही लेनी पड़ती है। तो उनकी कुछ सेलेक्टिव बुक्स होती हैं, जैसे कि टॉर्ट के लिए बांगिया की बुक हो गई, तो उसको ले सकते हैं। या फिर आप कितने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब हैं, तो वहाँ से आप शॉर्ट हैंड नोट्स बना सकते हैं, तो वो कवर हो जाएगा उतने में। तो और जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी एक पतली सी बुक आती है। देखिए, अगर पास बस करना हो ना, तो एलएलबी या बीएलएलबी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल सीएलए की बुक पढ़ कर के भी, सीएलए एक छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं, उनको पढ़ कर के भी लोग एलएलबी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका सपना ये है कि मैं एकदम अच्छे से लॉ को करना चाहता हूँ स्ट्रांगली, अगर मैं जो पढ़ूँ तो मुझे बने, याद रहे और फ्यूचर में भी काम आए, तो आपको डायरेक्ट खरीद लेनी चाहिए। और किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है आप लोगों को। और कोई भी कुछ भी कहे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को मेन मेन कौन कौन सी डायरेक्ट ले लेनी चाहिए। अगर भी कुछ बच्चे होंगे जो अभी लास्ट सेम में हों कुछ भी, और वो फर्दर सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेयरक्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। बेयरक्ट एक रॉ मटेरियल है, और बीएनएस की होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बीएनएसएस की, बीएसए की। और फैमिली लॉ की, जो हिंदू लॉ है ना हमारा, उसकी बेयर एक्ट आती है, वो आपके पास होनी चाहिए। और सीपीसी की बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए।
जूरिस प्रूडेंस और टॉर्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आप बुक ही आप रेफ़र करें तो ज़्यादा सही है। बुक्स भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हैवियर कोई बुक आप ले लें, बल्कि एक ऐसी ही नॉर्मल बुक जिसमें नॉर्मल जानकारी मिल जाए आपको, वो बुक आपके लिए काफ़ी सही रहती है। हाँ, एक और बात है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उनको लॉ करने पे बहुत डर लगता है कि वो लॉ के क्षेत्र में जा तो रहे हैं, लेकिन अगर उनसे इंग्लिश नहीं आई तो क्या होगा? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉ करने के लिए एकदम इंग्लिश एकदम शार्प चाहिए, ठीक है? आपको अंग्रेज़ बन जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और मुझे कोई कठिनाई नहीं आई है, क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप लॉ में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ लीगल वर्ड कुछ आएंगे ही। अब एक्स पार्टे में बोल रही हूँ, एक्स पार्टे वो इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है? हमारा जो कानून आया है, आप लोगों को पता होगा कि जो आईपीसी बनाए हैं तो वो लॉर्ड मैकाले ही थे, ठीक है? तो क्या है कि जो कानून भी आया तो वो इंग्लिश से ही आया है, इसीलिए हमें इंग्लिश से डरना नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बेस्ट कर सकते हैं अपने फील्ड में, तो उन्हें इंग्लिश से डरना नहीं है। और हाँ, इंटर्नशिप अगर आपको कैसे मिलती है, इंटर्नशिप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि पेड इंटर्नशिप आपको खुद पे करके इंटर्नशिप नहीं करनी है, ठीक है? भले ही वो अनपेड करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद से पैसे पे करके इंटर्नशिप कोई ज्वाइन नहीं करनी है, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, ऐसा है। मोड कोड भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर आप सीरियस हैं कि आपको जुडिशरी या फिर आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लॉ के बैठना है, तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएँ। अपने फर्स्ट या सेकंड सेम से आप नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, बेयर एक्ट की बेसिक वर्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। उसमें आपको बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपकी बेयर एक्ट पे काफ़ी ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, तभी आपका लॉ का कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करने में सक्षम होते हैं। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वहाँ मैंने हैंड रिटन फ्री नोट्स अवेलेबल कराए हैं आप सभी के लिए, और कोई भी जो इसमें जानकारी देना छोड़